राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। बेंथम के वीडियो के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में पिछली वीडियो में मैंने बताया कि बेंथम महोदय उपयोगितावादी सिद्धांत को सुख और दुख के संदर्भ में बताते हैं। बेंथम अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत ये कहते हैं कि जो सुख, जिस कार्य को करने से सुख की अनुभूति होती है वह उपयोगी होता है, और जिस कार्य को करने से दुख की अनुभूति होती है, कष्ट होता है, वह अनुपयोगी कार्य माना जाता है। और इस प्रकार सुख दुख के मापन को उपयोगितावाद की कसौटी पर बेंथम महोदय अपने सिद्धांत को बताते हैं। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम आनंद की अवधारणा के संबंध में बताया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम आनंद राज्य की प्रगति तथा श्रेष्ठता की कसौटी है। अर्थात जो राज्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम आनंद को देता है वो राज्य प्रगति पे होता है, श्रेष्ठ होता है। बेंथम उपयोगितावाद के महान प्रवर्तक के साथ साथ सुधारवादी विचारक, एक व्यक्तिवादी विचारक तथा उदारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म लंदन के एक संपन्न परिवार में 1748 ईस्वी में हुआ और इनका निधन चिरकुआरे रहते हुए बिना शादी किए इनकी मृत्यु 1832 में हो जाती है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने यह भी बताया कि सुख और दुख की इस विचारधारा में बेंथम ने 14 प्रकार के सुख बताए हैं और 12 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। बेंथम महोदय सुख और दुख की अपनी इस अवधारणा में, उपयोगितावाद के इस सिद्धांत में गुणात्मक की अपेक्षा मात्रात्मक को महत्व देते हैं और वो ये कहते हैं कि वह गुण ज़्यादा अच्छा है जिसकी मात्रा अधिक हो, बशर्ते उसकी गुण रूपी की तुलना में संख्या के आधार पर, मात्रा के आधार पर वह सुख ज़्यादा अच्छा होता है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए
बेंथम यह कहते हैं कि पुष्पिन, जो कि एक प्रकार का बच्चों का खेल है, वह भी उतना अधिक सुख की अनुभूति देता है जितना कि काव्य पाठ, अर्थात कविता के पाठ के उपरांत हमें जो सुख की अनुभूति होती है वह पुष्पिन खेल से प्राप्त होने वाले सुख के साथ संबंधित है, उतनी अधिक श्रेष्ठ है। मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में यह भी बताया कि बेंथम ने सुख और दुख को मापने के लिए एक आनंददायक पद्धति को अपने ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में स्पष्ट किया और सुख और दुख की मात्रा को नापने के लिए, मापने के लिए 7 प्रकार के तत्वों को उन्होंने बताया। इन 7 प्रकार के तत्वों में पहला तत्व तीव्रता, जिसका तात्पर्य गति से है। दूसरा तत्व उन्होंने निश्चितता और अनिश्चितता का बताया। तीसरा तत्व उन्होंने बताया अवधि, जिसका तात्पर्य टाइम से है, समय से है। और चौथा तत्व बेंथम महोदय ने निकटता और दूरस्थता के संबंध में बताया। पांचवा तत्व उन्होंने उत्पादकता को बताया। कहने का तात्पर्य यह है, उत्पादकता से उनका अभिप्राय यह है कि एक सुख और दुख दूसरे सुख और दुख को कैसे उत्पन्न करता है। विद्यार्थियों, छठा तत्व उन्होंने शुद्धता को बताया और सातवां तत्व उन्होंने विस्तार को बताया। इस प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में सुख और दुख को मापने के 7 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, यदि हम चर्चा करें, बात करें कि राज्य के संबंध में बेंथम के क्या विचार हैं, तो बेंथम महोदय राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है अथवा सावयव जो सिद्धांत है उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो सामाजिक समझौता वादियों सहित ब्लैकस्टोन के इस विचार का उग्र विरोध करते हैं कि मनुष्य एक आदिम सामाजिक समझौते के कारण राज्य के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करते हैं। उनका मत है कि ऐसा कोई समझौता कभी नहीं हुआ था, और यदि कोई ऐसा समझौता हुआ भी हो तो वर्तमान पीढ़ी को उससे माना नहीं जा सकता। विद्यार्थियों, इस प्रकार से राज्य के संबंध में बेंथम ने अपने विचार को व्यक्त किया है। और संप्रभुता के संबंध में बेंथम महोदय ने अपनी कृति फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत उसके 4थे अध्याय में राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च सत्ता के रूप में संबोधित किया है, बताया है। संप्रभुता को बेंथम ने निरपेक्ष और अपरिमित माना है, लेकिन अपितु किंतु बेंथम राज्य की अनंत शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से उन्होंने अपने संप्रभुता संबंधी विचारों को दिया और अधिकार संबंधी विचारों के अंतर्गत वो अपनी विचारों को बताते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, और बेंथम व्यक्तिवादी
और उदारवादी होकर भी अधिकारों के प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने यद्यपि अधिकारों से इनकार नहीं किया है, किंतु प्राकृतिक अधिकारों को वो निरर्थक कहकर उसकी आलोचना करते हैं। उनका विश्वास है कि सारे अधिकारों का स्रोत तो कानून है और कानून समय समय पर आवश्यकता के अनुसार प्रजाजन को जनता को अधिकार प्रदान करते हैं। अतः वे निरपेक्ष नहीं है और उनका आधार उपयोगिता है, अर्थात जो अधिकार कानून के द्वारा निर्मित होते हैं, बनते हैं, यदि वो उपयोगी हैं तो वो अधिकार जरूरी है। और उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को निरर्थक कहकर संबोधित किया। मित्रों, संपत्ति संबंधी विचारों की यदि हम बात करें तो बेंथम संपत्ति के अधिकार को अधिकतम सुख का साधन मानते हैं और उनके अनुसार कानून को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि समाज में घोर आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा दिया जाए। अतः बेंथम ने यह सुझाव दिया कि समानता और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, संपत्ति संबंधी विचारों के बाद यदि हम चर्चा करें स्वतंत्रता संबंधी विचारों के संबंध में, तो बेंथम ने स्वतंत्रता जैसे प्राकृतिक अधिकारों को कोई महत्व नहीं प्रदान किया है और उनके अनुसार लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है, न कि स्वतंत्रता की। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को, मानव को स्वतंत्रता की अपेक्षा संरक्षण जरूरी होता है। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बाद यदि हम चर्चा करें न्याय व्यवस्था के संबंध में, तो बेंथम का मानना है कि न्याय का आधारभूत सिद्धांत अधिकतम लोगों के अधिकतम हित होना चाहिए। और बेंथम न्यायाधीशों को जजेज एंड कंपनी संबोधित करके उन्हें व्यापारी कहते हैं और उनके अनुसार हमारे कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए वो न्याय की अवधारणा को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अंतर्गत ही मानते हैं, समझते हैं। विद्यार्थियों, न्याय की व्यवस्था पर विचार के बाद यदि हम कानून संबंधी विचारों का अध्ययन करें तो बेंथम की मान्यता है कि राज्य कोई नैतिक समुदाय नहीं है, अपितु वह कानून निर्माता निकाय है। अतः कानून संप्रभु के आदेश हैं और संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में ही प्रकट होती है। इसलिए उनकी मान्यता है कि बेंथम प्राकृतिक कानून को अस्वीकृत करते हुए दो प्रकार के कानूनों, ईश्वरीय तथा मानवीय कानूनों का उल्लेख करते हैं। कानून की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि कानून संप्रभु की इच्छा का आदेशों की तरह अभिव्यक्तिकरण है, जिससे राजनीतिक समाज का सदा उसका स्वाभाविक पालन किया जाता है। मित्रों, बेंथम के अनुसार राज्य द्वारा निर्मित कानूनों की कसौटी को उपयुक्तता तीन प्रकार से देखी जा सकती है। पहली यह है कि वे राज्य के प्रदत्त नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है अथवा नहीं। दूसरी यह है कि उससे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है अथवा नहीं। और तीसरी यह है कि प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के साथ समानता का अनुभव करते हैं अथवा नहीं। इस प्रकार से बेंथम ने कानून के जो उद्देश्य बताए हैं उसमें पहला संरक्षण है, दूसरा आजीविका है, तीसरी पर्याप्तता है और चौथी समानता। इस प्रकार से बेंथम ने कानून के संबंध में अपने विचारों को दिया, प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, इसके अलावा यदि हम चर्चा करें बंदी और बंदी गृहों की स्थिति में सुधार
तो इसके अंतर्गत बेंथम महोदय ने जेलों के अंदर सुधार के लिए एक योजना बनाई, जिसे बेंथम के द्वारा गढ़े गए शब्द पेनोप्टकिन की योजना के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, यदि हम बात करें सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार की व्यवस्था, तो बेंथम ने स्त्री के बजाय पुरुष मताधिकार का समर्थन किया है। इसके अलावा उन्होंने गुप्त मतदान के पक्ष में थे और उस समय चूंकि हाथ उठाकर चुनाव कराए जाने की प्रथा थी, इससे मतदाता स्वतंत्रता पूर्वक अपने मत के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे, इसलिए बेंथम महोदय गुप्त मतदान के पक्ष में थे। इस प्रकार विद्यार्थियों, मित्रों, हमने 3 वीडियो के माध्यम से बेंथम को समझाने का प्रयास किया, बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत को समझाया और इस प्रकार हमारा ये बेंथम पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम जेएस मिल को लेंगे और उसके सिद्धांतों को समझाएंगे। नमस्कार।